अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे प्रोजेक्ट का डे 2 और प्रीवियस डे में हम लोगों ने क्या किया था। हमने कंप्लीट जो फ्रंट एंड है और बैक एंड है वो क्रिएट कर लिया था और उनको आपस में हमने कनेक्ट करके चेक भी कर लिया था। ये हमारे पास उसका कंप्लीट जो है वो कोड है। अब हमारा डे 2 है और डे 2 में हमने क्या करना है। आज जो है हम लोग सारी यूज़र रजिस्ट्रेशन और जो लॉगिन प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे पासवर्ड हैशिंग, JWT टोकन और ZOD वैलिडेशन, जॉड वैलिडेशन बेसिकली। अगर तो आज टाइम हुआ तो हम इसका फ्रंट एंड भी कंप्लीट कर लेंगे, वरना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे बैक एंड से। अब इसमें जो आज हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो हम लोगों ने लेक्चर्स के अंदर नहीं कवर किए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स हम लोग जब प्रैक्टिकली उसको कवर करें तो उनको पढ़ने का जो है वो ज़्यादा फ़ायदा है। तो हम लोग आ जाते हैं जी सबसे पहले यहाँ पर अपने बैकएंड के अंदर, क्योंकि अभी जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं वो सारी होने वाली है बैकएंड के अंदर। तो मैं यहाँ से कर लूँगा CD बैकएंड और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना वो पैकेजेस डाउनलोड कर लूँगा। npm i bycrypt.js, उसके बाद JSON वेब टोकन और zod या ZOD। तो इनको मैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन पे लगा दूंगा। अच्छा, हमारे पास कोई एरर जनरेट हो गया नॉट फाउंड का, bycrypt.js @ इज़ नॉट इन दिस रजिस्ट्री। तो अभी इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, देन जो है वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं। अच्छा जी, एरर हमारे पास सिंपल सा है, वो इसका है, हमने यहाँ पर नेम गलत लिखा है, इसको bcrypt.js बोलते हैं, हमने यहाँ पर y भी डाल दिया। तो npm i bcrypt.js, उसके बाद हमारे पास है JSON वेब टोकन और फिर है zod। अब हम लोग वेट कर लेंगे दोबारा से। अच्छा, हमारे पैकेजेस जो हैं वो कंप्लीट इंस्टॉल हो गए हैं। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको ये bcrypt, JSON वेब टोकन और zod के बारे में बता देता हूँ। तो bcrypt.js बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जितने भी पासवर्ड्स होते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, जब हम यूज़र को रजिस्टर करते हैं तो हम उसके साथ एक पासवर्ड जो है वो स्टोर करते हैं। अब यूज़र तो अपना पासवर्ड कुछ इस तरह से ऐड कर लेगा जी, फ़हद 123, ठीक है। अब यही पासवर्ड जब आप डेटाबेस के अंदर इसको इसी तरीके से सेव कर लेंगे तो क्या होगा कि हैकिंग के चांसेस जो है ना, हैकिंग के चांसेस नहीं, हैकिंग जब होगी आपके अकाउंट के ऊपर तो उसमें आपके अकाउंट को जो है ना एक्सेस करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। किस तरह से बढ़ जाएंगे? क्योंकि आपके डेटाबेस में ये इस तरीके से प्लेन जो है ना वो पासवर्ड स्टोर्ड है। तो कोई भी बंदा जो है वो, कोई भी हैकर इसको इजीली रिट्रीव कर सकता है आपके डेटाबेस के थ्रू, किसी भी मैनिपुलेशन के ज़रिए, जो भी लाइक हैकिंग के अंदर मेथड्स यूज़ होते हैं। तो हम लोगों को कभी भी जो है ना वो प्लेन टेक्स्ट जो है ना इस तरीके से पासवर्ड का डेटाबेस में नहीं स्टोर करते। हम इसकी हमेशा कोई हैश वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं। वी स्टोर हैश वैल्यू। हैश वैल्यू हमारे पास क्या होती है? कोई भी रैंडमली जनरेटेड वैल्यू। जिस तरह मैं यहाँ पर कुछ भी जो है ना वो लिख लेता हूँ, तो मान लें कि ये मेरी हैश वैल्यू है इस प्लेन टेक्स्ट की। जब मैं इसको डिक्रिप्ट करूँगा, बेसिकली ये अभी इंक्रिप्टेड फॉर्म आप समझ लें, हैशिंग का एल्गोरिथम लगा के हमने इसको इनक्रिप्ट किया हुआ है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो वो ये होता है कि बेसिकली आप किसी भी टेक्स्ट को ले लो या कुछ भी आप ले लो और उसको, उसकी फॉर्म चेंज कर दो उसकी ओरिजिनल फॉर्म से किसी की के थ्रू, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू जो है ना आप उसकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर दो और वो कुछ और फॉर्म में आ जाए। तो अब हमारे पास जब हमने इसकी इंक्रिप्शन की और हमने यहाँ पर कोई भी एल्गोरिथम यूज़ किया, कोई भी की यूज़ की, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मुझे तो देखने से तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इस वैल्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इस वैल्यू का एक्चुअल मीनिंग मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं इसको डिक्रिप्ट करूँगा। डिक्रिप्ट मैं इसको कैसे करूँगा? जब मेरे पास वो की होगी जो मैंने इसको इंक्रिप्ट करने के लिए
यूज़ की थी, तो वो की जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास स्टोर्ड होती है, वो कोई और बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो जब आप इंक्रिप्शन करते हो तो आपका पासवर्ड इस तरीके से हो जाता है, या डाटा आपका कुछ भी, और जब आप इसको डिक्रिप्ट करते हो तो आपका पासवर्ड जो है वो वापस इस तरीके से प्लेन टेक्स्ट के अंदर आ जाता है। तो बी क्रिप्ट बेसिकली हमारे पास पासवर्ड हैशिंग के लिए यूज़ होता है, यानी पासवर्ड्स को इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए हम जो बी क्रिप्ट है उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जेसॉन वेब टोकन्स आते हैं। जेसॉन वेब टोकन्स बेसिकली क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको उसका पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन बेसिकली क्या होती है। ऑथेंटिकेशन ये होती है कि अगर मैं किसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करता हूँ तो वो वेबसाइट मुझसे पूछती है कि तुम कौन हो। वेबसाइट मुझसे पूछती है तुम कौन हो, तो मैं बताता हूँ जी कि मैं फ़ाहद हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट क्या करती है कि बैकएंड के अंदर, डेटाबेस के अंदर चेक करती है कि फ़ाहद नाम का या फ़ाहद की आईडी का कोई भी बंदा एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो वो मुझे क्या कर देती है, ऑथेंटिकेट कर देती है। अब इसको ऐसा समझ लें कि जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में आप क्या करते हैं, अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाते हैं गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड को। जब आप उसको दिखाते हैं तो वो आपको ऑथेंटिकेट करता है कि वाकई क्या आप जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं भी, या आप कोई आउटसाइडर हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर वैसे ही आ रहा है। तो ये होती है ऑथेंटिकेशन। उसके बाद हमारे पास आती है ऑथराइजेशन। स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लेते हैं। अब यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कौन से एरियाज़ जो है ना वो अलाउ होती हैं। आपको अलाउ होता है आपकी क्लासेस, उसके बाद स्पोर्ट्स एरिया, लाइब्रेरीज़, इस तरह की जगह आपको अलाउ होती हैं। लेकिन कुछ जगह होती हैं जिस जो आप अलाउ नहीं कर सकते, जिस तरह हायर एडमिन्स के ऑफिस में आप नहीं जा सकते, जिस तरह रजिस्ट्रार या वीसी वगैरह जो भी होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। आप किसी और के थ्रू जो है ना वो उनको एक्सेस कर सकते हो। उनका कोई पीए वगैरह हो या असिस्टेंट वगैरह हो, उनके थ्रू आप उनको एक्सेस करते हो, आप उधर डायरेक्टली नहीं जाते। तो वहाँ पर हमारे पास क्या इशू होता है, वहाँ पर हमारे पास परमिशंस का इशू होता है। परमिशंस बेसिकली क्या होती है, ऑथराइजेशन नहीं होती। आप ऑथराइज्ड नहीं हो उस पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए। तो सिमिलरली वेबसाइट पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप नहीं एक्सेस कर सकते। जैसे आप जो है एक शॉपिंग वेबसाइट की एग्जांपल ले लो। शॉपिंग वेबसाइट में आप सिर्फ जो है ना वो शॉपिंग कर सकते हो। आप यूज़र हो तो आप सिर्फ शॉपिंग कर सकते हो। आप जो है वो प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर सकते शॉपिंग वेबसाइट पे अनटिल अनलेस वो पब्लिक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे दराज हो गई, अली एक्सप्रेस वगैरह हैं, और भी एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर कोई पर्सनल किसी का अपना ब्रांड है, जिस तरह आप मान लें आपका अपना एक पर्सनल ब्रांड है, आप खुद की प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हो, तो आप खुद ही जो है ना वो वहाँ पर प्रोडक्ट्स भी ऐड करते हो। बाहर का बंदा आके जो है ना वो प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ऑथराइज्ड नहीं होगा, यानी उसको इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि बाहर का बंदा आके जो है वो आ, उस चीज़ को एक्सेस कर सके, जो प्रोडक्ट ऐड का जो भी फीचर है आपकी वेबसाइट पे। तो ये होती है ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। तो हमने पहले बात की थी स्टूडेंट आईडी कार्ड की, तो वो होता है हमारे पास टोकन। तो जब भी आप वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हैं या रजिस्टर करते हैं तो एक टोकन जनरेट होता है, जो कि आपकी या तो कुकीज़ के अंदर स्टोर होता है या आपकी जो है वो लोकल स्टोरेज में जो है वो स्टोर हो जाता है। तो ये टोकन बेसिकली क्या करता है कि ये हम हर रिक्वेस्ट के साथ जो है ना बैकएंड के अंदर हर रिक्वेस्ट के साथ जो है ना ये टोकन सेंड करते हैं। ये टोकन बेसिकली क्या करता है, ये हमें ऑथेंटिकेट भी करता है और हमें ऑथराइज भी करता है। मतलब अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी जो है वो रील लाइक करते हैं या किसी का पेज आप जो है ना वो एक्सेस करते हैं, तो आपकी उस रिक्वेस्ट पे, यानी वो लाइक की रिक्वेस्ट या पेज के एक्सेस करने की रिक्वेस्ट पे आपका एक टोकन जाता है, जो कि आपका ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन का टोकन होता है, और वो उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है। बेसिकली वो आपको बताता है, वो टोकन जो है ना वो इस पेज को बताता है बेसिकली, जिस पे आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो कि ये बंदा ऑथेंटिकेटेड है, यानी ये जो है ना एक वैलिड यूज़र है, और ऑथराइजेशन मतलब ये ऑथराइज्ड भी है इस पेज को विजिट करने में। आपने देखा होगा कि कुछ इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हो, बल्कि इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं। आई डोंट नो आप यूज़ करते हो या नहीं, मगर मैं तो बहुत पुराना यूज़र हूँ फेसबुक का, लाइक 2013 या 12 से मैं यूज़ कर रहा हूँ।
तो फेसबुक के अंदर होते हैं प्राइवेट ग्रुप्स, ठीक है। अब प्राइवेट ग्रुप्स को जब आप ओपन करते हो ना, तो आप उसको आपके सामने जो है ना वो आ जाता है ज्वाइन का बटन, मतलब उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है उस ग्रुप के अंदर वो आपको शो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप ऑथराइज्ड नहीं होते उस ग्रुप को एक्सेस करने के लिए। जब आप उसको ज्वाइन कर लेते हो तो ऐसा समझ लें कि हमारे पास एक टोकन जनरेट हो जाता है जो कि हमें ऑथराइज्ड कर देता है उस ग्रुप में जाने के लिए। ये ऐसा ही है कि आप जो है वो एक ऐसा सिक्योरिटी पास ले लें कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो हायर एडमिन्स हैं उनके ऑफिस में जाकर उनको एक्सेस डायरेक्टली कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है जॉड। जॉड बेसिकली सिंपल इसका ये बता दूं कि ये जो है ना वो वैलिडेटर है, हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है। यानी अगर हम नेम इंपोर्ट कर रहे हैं तो नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद इसका पैटर्न कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे अपर केस, लोअर केस। पासवर्ड जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो ये बेसिकली जॉड हम लोग वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमने पहले नहीं देखे थे अपने लेक्चर्स में, जो कि आज जो है वो हम लोगों ने देख लिए। पैकेजेस मेरे पास इंस्टॉल हो गए हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं डिलीट और कोडिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। बैकएंड के फोल्डर के अंदर आएंगे, फ्रंट एंड को क्लोज करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मॉडल्स का फोल्डर हमने नहीं बनाया, तो बैकएंड के अंदर हम लोग सबसे पहले मॉडल्स का जो है वो फोल्डर बना लेंगे। मॉडल्स के अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, बेसिकली जो भी हमारी वेबसाइट के अंदर डाटा स्टोरिंग का काम होगा, मतलब डेटाबेस के अंदर जो भी डाटा स्टोर करना है वो हम लोग करेंगे मॉडल्स के थ्रू। तो मॉडल्स के अंदर हम लोग सारी जो है ना वो स्कीमास डिज़ाइन करेंगे, बेसिकली कि डाटा किस तरह से होना चाहिए, और उन स्कीमास के थ्रू फिर हम डेटाबेस को मैनिपुलेट भी करेंगे, एक्सेस भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ सबसे पहले यूज़र डॉट जे एस, और उसके बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इम्पोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। mongoose हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे पास ये MongoDB को एक्सेस करने के लिए, उसमें डाटा क्रिएट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए जो है ना वो ये लाइब्रेरी यूज़ होती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो है वो bcrypt को भी इंपोर्ट कर लेंगे, bcrypt फ्रॉम bcrypt.js। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर यूज़र स्कीमा कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा और न्यू mongoose डॉट स्कीमा। ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो आई गेस इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी मैं साथ साथ कर देता हूँ कि स्कीमा के अंदर हम लोग बेसिकली, आप ऐसा समझ लें कि डेटाबेस के अंदर जो एक टेबल होती है ना उसको हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे एसक्यूएल के अंदर हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं ना, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, आईडी, नेम और रोज़ कॉलम्स हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्कीमा जो है वो डिज़ाइन करते हैं mongoose डॉट स्कीमा के थ्रू। अब इसके अंदर सबसे पहले तो जी हमारे पास ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं नेम की। नेम की के साथ हमारे पास टाइप होगी स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड होगा ट्रू, यानी ये रिक्वायर्ड भी है और ये स्ट्रिंग है। इसी को नीचे कॉपी करूँ अगर मैं, और यहाँ पर कॉमा भी लगा दूँ और यहाँ पर मैं लिख लूँ ईमेल, क्योंकि हम लोग यूज़र बना रहे हैं तो उसके लिए नेम ईमेल दोनों होना ज़रूरी है। रिक्वायर्ड ट्रू है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाएगी, यूनिक, और इसको हम कर देंगे ट्रू। यानी एक यूज़र की एक ही ईमेल हो सकती है, डिफरेंट ईमेल्स जो है ना वो नहीं सॉरी, सेम ईमेल पे आप डिफरेंट अकाउंट्स नहीं क्रिएट कर सकते, एक ईमेल का एक ही अकाउंट होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये यूनिक का ऑप्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड की टाइप भी हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग होगी, और इसका भी रिक्वायर्ड जो है ना वो ट्रू होगा।
तो ये हमारे पास यूज़र स्कीमा डिज़ाइन हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक और ऑप्शन इनेबल कर देंगे टाइम स्टैम्प्स का। टाइम स्टैम्प्स इसको हम कर देंगे ट्रू। ये बेसिकली क्या करेगा कि जैसे ही हम कोई यूज़र क्रिएट करें तो उसके साथ ये टाइम ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है कि वो यूज़र किस टाइम पे क्रिएट हुआ या किस टाइम पे अपडेट हुआ। अब हम लोग एक मिडिल वेयर बनाने वाले हैं। मिडिल वेयर बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे रिक्वेस्ट से पहले, रिक्वेस्ट जब होती है उससे पहले एक फंक्शन चलता है, उसको हम मिडल वेयर बोलते हैं। तो उस फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ भी जो है ना वो लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब यूज़र जो है ना वो सेव हो हमारी डेटाबेस के अंदर, तो उससे पहले क्या हो, सेव होने से पहले क्या होना चाहिए, बेसिकली हमारा जो ये पासवर्ड है ना, जिसको हम कुछ ऐसे स्टोर कर रहे होंगे फ्रंट एंड में, 123 फहद 123 मैंने स्टोर किया। मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूंगा हैश। हैश से मतलब क्या करूँगा मैं मिडिल वेयर के थ्रू कि इसको मैं रैंडम जो ये वैल्यूज़ हैं इसमें जो है ना वो कन्वर्ट कर दूंगा ताकि कोई इजीली इसको एक्सेस ना कर सके। तो यहाँ पर मैं मिडिल वेयर लगाऊंगा यूज़र स्कीमा डॉट प्री। प्री जो है वो हमारे पास मोंगूज का मेथड है जो कि बेसिकली हमारे पास मिडिल वेयर बनाने के लिए काम आता है। एक्सप्रेस में जिस तरह मिडिल वेयर्स बनाते हैं इस तरह हमारे पास मोंगूज के अंदर प्री का फंक्शन होता है जो कि मिडिल वेयर्स बनाने का काम करता है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मेथड लगाऊंगा सेव का कि हम लोग जो है ना वो ये डाटा सेव करना चाहते हैं, और ये फंक्शन होगा एसिंक्रोनस क्योंकि डेटाबेस के साथ एक्सेस करें। और यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे, इसको हम नेक्स्ट का पैरामीटर पास करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, बेसिकली जो भी हमारे पास इसके बाद आने वाला मिडिल वेयर या फंक्शन या कुछ भी लॉजिक जो है वो हम यहाँ से पास कर देंगे। फंक्शन की बॉडी को ओपन करेंगे। सबसे पहले तो मैं इफ़ का चेक लगाऊंगा यहाँ पर और लिखूंगा दिस डॉट इज़ मॉडिफाइड, और यहाँ पर इंटर करूँगा पासवर्ड। तो जी ये क्या रिटर्न कर दे, ये रिटर्न कर दे नेक्स्ट। अब जो ये लाइन ऑफ कोड है बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो ये यूज़र है ना इसको हम अपडेट कर रहे हो, यानी इसका हम नेम अपडेट कर रहे हो या इसकी हम लोग ईमेल अपडेट कर रहे हो, मगर हम इसका पासवर्ड ना अपडेट कर रहे हो। तो अब हम लोग इसके अंदर बेसिकली क्या इंप्लीमेंट करें, हम ये सेव का फंक्शन चला रहे हैं ना यहाँ पर, मतलब डाटाबेस के अंदर हम डाटा सेव कर रहे हैं और उसके अंदर क्या हो रहा है, उस सेव होने से पहले हमारे पास ये फंक्शन चलेगा जिसके अंदर हम हैशिंग करेंगे पासवर्ड की। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमने पासवर्ड को जो है ना वो अपडेट तो नहीं किया। अगर हमने पासवर्ड को अपडेट नहीं किया तो ये क्या करेगा, सिंपली ये नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन होगा यानी नेक्स्ट मिडल वेयर हो जाएगा उस पे चला जाएगा। यानी इसके नीचे जो हमारे पास हैशिंग की जितनी भी लॉजिक है वो सारी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। अगर हम ये चेक नहीं लगाते और मैं अपने यूज़र का नेम जो है ना वो कर देता हूँ यहाँ पर अपडेट, तो क्या होगा कि ये जो हैशिंग लॉजिक है ये दोबारा से चल पड़ेगी और मेरा जो पासवर्ड है वो दोबारा से जो है ना वो किसी और न्यू जनरेटेड रैंडम कैरेक्टर्स के अंदर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसे बचने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर चेक लगा दिया कि अगर तो मैंने पासवर्ड को जो है ना वो मॉडिफाई नहीं किया, यानी मैंने नेम को मॉडिफाई किया या मैंने ईमेल को मॉडिफाई किया, तो क्या कर दे यहाँ पर नेक्स्ट जो भी हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर चला जाए। अगर तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं अभी यहाँ पर यूज़र जो है ना वो न्यूली क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्या कर दो, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाऊंगा सॉल्ट, अवेट करूंगा इसको, और बी क्रिप्ट जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है डॉट यहाँ पर लिख दूंगा जेन सॉल्ट, और इसको कोई भी वैल्यू जो है ना वो प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे प्रेफरेबल वैल्यू जो है ना वो 10 से 12 के दरमियान होती है। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होगे जी ये सॉल्ट क्या है और ये जेन सॉल्ट क्या है। तो इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो हमारा ये पासवर्ड है ना फहद 123, इसके अंदर मैंने कुछ रैंडम कैरेक्टर्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं, यानी इसको मैं प्लस कर दूं रैंडम कैरेक्टर्स के साथ। अब उन रैंडम कैरेक्टर्स की कॉस्ट बेसिकली क्या होनी चाहिए वो हम लोग यहाँ पर इस वैल्यू के थ्रू लिखते हैं। कॉस्ट क्या होती है,
जब भी कोई बंदा जो है ना वो पासवर्ड के ऊपर एक ब्रूट फोर्स अटैक लगाता है। ब्रूट फोर्स अटैक बेसिकली क्या होता है, हमारे पास पासवर्ड क्रैकिंग के एल्गोरिथम्स होते हैं, वो पासवर्ड को जो है ना वो क्रैक करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए। तो क्या होता है कि अगर तो आपके पासवर्ड के अंदर जो है ना वो इस तरह के रैंडम करेक्टर्स बहुत सिंपल से हैं, यानी मैं इसको इतनी सी लेंथ कर देता हूँ 2U84। तो क्या होगा कि कोई भी ब्रूट फोर्स अटैकर जो है ना, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है या कस्टम मेड भी लोगों ने बनाए होते हैं जो भी हैकिंग वगैरह की फील्ड में हैं। तो ये इतना सिंपल सा जो है ना ये कॉम्बिनेशन, ये तो बंदा ऐसे ही ट्राई करते करते जो है ना इसको गैस कर लेगा और ये जो है ना वो लग जाएगा, तो मुझे पासवर्ड हैश करने का बिल्कुल भी फ़ायदा ना हुआ। तो मैं इसकी वैल्यू जब बड़ी सारी रखूँगा, मतलब इस तरह से, तो क्या होगा कि जो ब्रूट फोर्स अटैकिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो कॉस्टली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। यानी इस पासवर्ड को क्रैक करने में हो सकता है 30 दिन लग जाएं। क्यों? क्योंकि ये पासवर्ड इतना रैंडम है और इतना जो है ना वो इस तरह से बड़ा सारा है, मतलब ये इतने सारे इसमें डिफरेंट इसका जो है ना वो कॉम्बिनेशन है। वो क्यों है? क्योंकि जो हमने यहाँ पर सॉल्ट जनरेट किया है, सॉल्ट बेसिकली इस जो ये रैंडम कैरेक्टर्स हैं, जो ये सीक्वेंस हमारे पास बना हुआ है, इसको बोलते हैं। और ये इसी का ये बाइक बी क्रिप्ट का ये फंक्शन है जन सॉल्ट का। तो हमने इसमें ये कॉस्ट डाल दी, यानी ताकि जो ब्रूट फोर्स अटैकर है उसके लिए जो है ना वो कॉस्ट बढ़ जाए इसको डिक्रिप्ट करने में, या इसको जो है ना वो इस इसको फाइंड करने में, एक्सेस करने में, रिट्रीव करने में। तो ये सिंपल सा होगा तो ये तो बहुत इजीली जो है ना वो कोई भी इसको एक्सेस कर लेगा, लेकिन जब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो इसमें जो कॉस्ट है ना वो बढ़ जाएगी और डेज भी लग सकते हैं इसको क्रैक करने में। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर 10 या 13 या इसके दरमियान की कोई भी वैल्यू जो है ना वो ऐड कर देते हैं सॉल्ट के अंदर। अब ये सॉल्ट तो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको अपने जो पासवर्ड है ना उसके साथ हमने इसको ऐड अप करना है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, हैशिंग। तो दिस डॉट पासवर्ड, यानी इस फंक्शन में जो भी पासवर्ड आ रहा है उसको हम किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, दिस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। दिस का कीवर्ड जो है ना वो हम लोग लगा रहे हैं, यानी जो भी करंट हमारे पास पासवर्ड है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये पासवर्ड है हम इसको दिस के कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो क्या करें हम लोग यहाँ पर, अवेट। अवेट हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है। ये सब डेटाबेस के अंदर जब हम करते हैं तो हम लोग अवेट का कीवर्ड लगाते हैं। bcrypt डॉट हैश दिस डॉट पासवर्ड, और साथ में हम क्या भेजेंगे, सॉल्ट। हैश ये फंक्शन है जो हमारे पासवर्ड को रैंडम करेक्टर्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर देगा। तो ये फंक्शन इस bcrypt लाइब्रेरी का है बेसिकली। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पास किया, जो यूज़र का पासवर्ड यूज़र ने एंटर किया था, और यहाँ पर सॉल्ट जो वैल्यू हमने यहाँ पर जनरेट की है। तो ये होने के बाद हमारा पासवर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। और एट द एंड हम लोग यहाँ पर जो हमारा मिडल वेयर है, नेक्स्ट फंक्शन है, वो हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास पासवर्ड हैशिंग की सारी लॉजिक और सेव की लॉजिक। बेसिकली जब डेटाबेस के अंदर ये हमारा यूज़र सेव हो तो उसके पासवर्ड को हैश कर दे। अगर तो हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं नेम या ईमेल, तो तब पासवर्ड हैश ना हो। और अगर यूज़र न्यू क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर क्या कर दे, उसके पासवर्ड को हैश कर दें। अब अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी हो, बल्कि पढ़ी ही होगी आपने, तो आप देखते हो कि हम लोग इसके अंदर जो है ना वो मेथड्स भी जो है ना वो डेटाबेस के अंदर हम कुछ जो है ना वो स्टोर करते हैं। वो आई गेस स्टोर्ड प्रोसीजर्स के थ्रू हम लोग करते हैं, कि हम लोग कोई भी जो है ना वो मेथड्स अपनी डेटाबेस के अंदर लगाना चाहें तो वो हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर्स के अंदर जो है ना वो सेव कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग अपने इस डेटाबेस के अंदर, यानी यूज़र की जो हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम लोग कुछ मेथड्स यानी कुछ फंक्शंस भी जो है ना वो सेव कर सकते हैं। तो वही फंक्शन अभी हम लोग बनाने लगे हैं। किस तरीके से, यूजर स्कीमा डॉट मेथड्स, यानी मॉडल के अंदर जो हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये मेथड जो है ना वो ऐड कर दो, मेथड्स डॉट मैच पासवर्ड का। अब ये मेथड क्या होगा, हमारे डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। यानी डेटाबेस हमारी समझ लें अगर ऐसी है
ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि MongoDB के अंदर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है डाटा। ये हमारे पास आईडी आ गई 123, उसके बाद नेम की फील्ड आ गई फ़हद, ईमेल की फील्ड आ गई, ब्ला 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 कुछ भी। तो इसके अंदर अब मैं क्या कर लूँगा, एक मेथड भी जो है ना वो सेव कर लूँगा, जो कि होगा मैच पासवर्ड का, जिसके अंदर हमारे पास मैच पासवर्ड की जितनी भी लॉजिक है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि जितने भी मेरे पास इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे सबके अंदर ये हमारे पास मेथड होगा, तो इस मेथड के थ्रू मैं क्या करूँगा, पासवर्ड को जो है ना वो मैचिंग करूँगा। मैचिंग किसके साथ करूँगा, जो फ्रंट एंड से क्लाइंट इंटर करेगा और जो हमारे पास हैश्ड वैल्यू बैक एंड के अंदर स्टोर होगी। ये बेसिकली हैश वैल्यू हम लोग बैक एंड के अंदर स्टोर कर रहे हैं, हम लोग प्लेन टेक्स्ट जो है वो स्टोर नहीं करते। तो मैच पासवर्ड का मेथड मेरे पास क्या करेगा, यहाँ पर जो फ्रंट एंड से मैं फ़हद 123 इंटर करूँगा लॉगिन के टाइम पे, तो वो क्या करेगा, इसको कंपेयर करेगा यहाँ पर डेटाबेस के अंदर मौजूद हैश्ड पासवर्ड के साथ। और ये अगर तो ये मैच हो गया तो ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना ये क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली ये वाला मेथड यहाँ पर ये काम कर रहा है। एसिंक्रोनस फंक्शन लगा देता हूँ यहाँ पर, और इंटर्ड पासवर्ड जो कि यूज़र इंटर कर रहा होगा, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, रिटर्न अवेट bcrypt डॉट कंपेयर, और यहाँ पर इंटर्ड पासवर्ड और दिस डॉट पासवर्ड। यानी कंपेयर का जो ये फंक्शन है हमारे पास क्या करेगा, जो हमने पासवर्ड फ्रंट एंड से इंटर किया है वो, और जो हमारे पास हैश्ड पासवर्ड डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा, और ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली जब पासवर्ड मैच हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, पासवर्ड मैच नहीं होता तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा हमारे पास वैल्यू। और एट द एंड हम लोग इस यूज़र को एक्सपोर्ट करेंगे mongoose डॉट मॉडल। सबसे पहले तो मॉडल बनाएंगे, ये जी यूज़र का मॉडल है, और ये बनेगा जी यूज़र स्कीमा से, और इसको हम क्या कर देंगे जी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। एक्सपोर्ट हम क्यों करेंगे, हम इसको दूसरे जो मेथड्स या फंक्शंस होंगे हमारे पास वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे इस स्कीमा को, तो हम इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे। खैर ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़े हैं जब हम लोग बैक एंड और फ्रंट एंड हमने कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास है जी जनरेट टोकन, जो कि हम जेसॉन वेब टोकन जनरेट करेंगे इस मेथड के अंदर। तो सबसे पहले एक फोल्डर बना लेना है यूटिल्स के नाम से। यूटिल्स बेसिकली हमारे पास यूटिलिटी फंक्शंस होंगे, जिस तरह से जनरेट टोकन वगैरह। तो हम इसके अंदर जो है ना यूटिलिटी फंक्शंस जो भी हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर जनरेट टोकन डॉट जेएस और यहाँ पर हमने करना है इंपोर्ट, बल्कि अगर हम डायरेक्ट JWT लिखें, अच्छा जी इस तरह से नहीं आ रहा, तो इंपोर्ट JWT फ्रॉम फ्रॉम जेसॉन वेब टोकन। और यहाँ पर हमने सिंपल एक फंक्शन एक्सपोर्ट करना है बनाकर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट जनरेट टोकन इज इक्वल टू, और इसको हमने पास कर देनी है आईडी। और यहाँ पर हम रिटर्न क्या कर रहे हैं बेसिकली, JWT डॉट साइन आईडी प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट, और यहाँ पर एक्सपायर्स इन, यानी एक्सपिरेशन इसकी सेट कर लेंगे फॉर 30 डेज। अच्छा अब यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, सबसे पहले तो हमने जेसॉन वेब टोकन को इंपोर्ट कर लिया है यूज़ करने के लिए। सेकेंडली हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं जनरेट टोकन। ये टोकन ऐसा ही है जैसा कि आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है, जिसके थ्रू आप जो है वो ऑथेंटिकेट होते हो अपनी रेलिवेंट
यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में या कहीं पर भी, और ऑथराइज भी होते हो। ऑथेंटिकेट से क्या मतलब है कि आप जो है वो इस यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो, यानी आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ऑथराइज क्या करता है कि आप कौन कौन से एरियाज जो हैं वो एक्सेस कर सकते हो। तो वो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर हमारे पास टोकन में होता है। टोकन के अंदर हम लोग क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो जो हमारी यूज़र आईडी होगी वो हम इस टोकन के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो साइन का मेथड हम लोग बना रहे हैं, बेसिकली ये क्या करता है कि टोकन जनरेट करता है हमारे पास, और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास ये सबसे पहले इसको पेलोड बोलते हैं। पेलोड कोई भी डाटा होता है जो कि हमने इस टोकन के अंदर जो है वो स्टोर करना है। तो हम यहाँ पर अपनी आईडी स्टोर कर रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर जो है वो ये JWT सीक्रेट, यानी हमारे पास जो ये वेब टोकन का सीक्रेट की है बेसिकली, वो हम जो है वो साथ स्टोर करते हैं, ताकि इस टोकन को, क्योंकि ये टोकन आपको बिलोंग करता है, आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड आपको बिलोंग करता है, तो वो उसको कोई और एक्सेस ना कर सके, उसको यूज़ ना कर सके। तो इसलिए हम इसके साथ एक सीक्रेट की भी रखते हैं जिसको हम लोग JWT सीक्रेट बोलते हैं, और ये हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमने यहाँ बनाए भी थे। यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हमने पोर्ट और अपनी MongoDB की URL स्टोर की हुई है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम यहाँ पर ये सीक्रेट की जो है वो स्टोर करते हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन हम इनेबल कर देते हैं कि ये टोकन जो है वो 30 डेज़ के लिए वैलिड होगा। उसके बाद ये टोकन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, जिसके बाद हमें ये टोकन न्यू जनरेट करना पड़ेगा। अब होगा क्या कि हमारे पास जब ये टोकन जनरेट हो जाएगा, ये बैक एंड के ऊपर बेसिकली जनरेट हो रहा है, तो जो फ्रंट एंड है, ये जनरेटेड टोकन उस साइड पे, मतलब फ्रंट एंड साइड पे आके हमारी या तो कुकीज़ के अंदर स्टोर हो जाएगा, या तो लोकल स्टोरेज के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो जब आप फ्रंट एंड से किसी भी प्रोटेक्टेड राउट, यानी कोई ऐसा राउट जहाँ पर ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है, उसके उस रिक्वेस्ट के हेडर्स के अंदर आप साथ में ये टोकन जो है वो सेंड करोगे, यानी आप अपना ये ऑथराइजेशन का, ऑथेंटिकेशन का टोकन सेंड करोगे। अगेन वही एग्जांपल कि जब आप यूनिवर्सिटी इंटर हो रहे हो, यानी आप प्रोटेक्टेड राउट के अंदर रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो, तो उसके साथ आप क्या लेके जा रहे हो, अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड, यानी टोकन भी जो है वो आप साथ दे रहे हो कि मैं ऑथेंटिकेटेड भी हूँ और मैं ऑथराइज भी जो है वो हूँ। तो ये फंक्शन बेसिकली यहाँ पर यही कर रहा है। नेक्स्ट हमने एक और फोल्डर बना लेना है। अच्छा जी, ये अब हम लोग सारा जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क कर रहे हैं। ये ही फोल्डर स्ट्रक्चर जो है ना वो ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर होता है, जिसमें हम लोग मॉडल्स के अंदर अपने तमाम डाटाबेस के अंदर स्टोर किए जाने वाली प्रॉपर्टीज़ या डॉक्यूमेंट्स आप इनको कह लो, वो होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी फ़िलहाल यूज़र है। कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस जो है ना वो सेटअप करते हैं, जिस तरह ये डाटाबेस की हमने कॉन्फ़िगरेशन की है यहाँ पर। यूटिल्स के अंदर हम यूटिलिटी फंक्शंस ऐड करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर जो है वो ये जनरेट टोकन वाला किया है। अब एक और फोल्डर में बनाऊंगा वैलिडेशंस के नाम से, ठीक है, वैलिडेशन। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा यूज़र validators.js। वैलिडेटर अब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या करेगा कि जो भी डाटा हम लोग डाटाबेस के अंदर सेव करना चाह रहे हैं, तो वो उसको क्या करे, वैलिडेट करे कि आइदर वो डाटा जो है ना वो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर है या नहीं। जैसे यूज़र नेम जो है वो 6 कैरेक्टर या 5 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, तो वो है या नहीं, ये वैलिडेशन करेगा। पासवर्ड जो है वो 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, ये इसको चेक करेगा। तो वैलिडेशन बेसिकली क्या होगी, हमारे पास यहाँ पर डाटा को वैलिडेट करेगा कि वो डाटा जो है वो हमारे पास करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, जॉड की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। तो हम इस तरह से जॉड के अंदर से ये जी इंपोर्ट कर लेंगे, और इस जी के थ्रू हम लोग कुछ फंक्शंस का यूज़ करते हुए जो है वो वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अब ये भी हम एक एक्सपोर्टेबल फंक्शन बना रहे हैं, रजिस्टर स्कीमा और जी डॉट ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास ये जी डॉट ऑब्जेक्ट से मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, एक हमारे यूज़र का जो एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हमारे पास क्या है, नेम। अब ये नेम के अंदर क्या वैलिडेशन चेक करेगा, सबसे पहले तो ये होना चाहिए जी स्ट्रिंग, ठीक है। और मिनिमम ये हम यहाँ पर लिमिट लगा लेते हैं, मिनिमम ये कितना होना चाहिए, मिनिमम ये होना चाहिए जी
5 कैरेक्टर्स लॉन्ग जो है ना वो आपका, या 3 कैरेक्टर्स जो है ना वो लॉन्ग, बल्कि 2 कर लेते हैं बेस्ट ऑप्शन, कि 2 कैरेक्टर्स लॉन्ग मिनिमम होना चाहिए, यानी 2 से कम नहीं होने चाहिए आपके पास। तो मिनिमम लेंथ आपके नेम की इतनी होनी चाहिए, सॉरी। उसके बाद अगर तो ऐसा नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर कस्टम एरर भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, नेम मस्ट बी एट लीस्ट 2 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो जब ये 2 कैरेक्टर्स लॉन्ग नहीं होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, नेम मस्ट बी एट लीस्ट 2 कैरेक्टर्स लॉन्ग। उसके बाद हमारे पास ईमेल है, सिमिलरली ये भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, और ये क्या होनी चाहिए, डॉट ईमेल होनी चाहिए, यानी इसका जो फॉर्मेट है वो ईमेल वाला होना चाहिए। ईमेल का फॉर्मेट आपको पता है कि @ कोई भी जो है वो मेल और फिर आगे .com आ जाता है, तो ये क्या होता है, ये ईमेल का जो है फॉर्मेट हो जाता है। तो ये स्ट्रिंग होनी चाहिए। सेकंडली ये क्या होनी चाहिए, ईमेल होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। अच्छा जी, ये डेप्रिसिएटेड है, यूज़ z.email इंस्टेड। अच्छा, ये एरर नहीं है हमारे पास, ये टाइप स्क्रिप्ट की वजह से ये जो है ना वो इस तरीके से शो कर रहा है। तो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट तो भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ये हम इसको जो है ना वो इग्नोर कर सकते हैं, ये हमारे लिए यहाँ पर कोई मसला जो है ना वो नहीं खड़ा करेगा, हम इसको सेफली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। खैर, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पासवर्ड। और पासवर्ड भी जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए जी, स्ट्रिंग होना चाहिए, और मिनिमम 6 कैरेक्टर्स जो है ना वो लॉन्ग होने चाहिए। तो पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है ना वो ये वैलिडेशन होगी, और जब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन स्कीमा, तो लॉगिन में हमारे पास जो है ना वो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड के लिए होना चाहिए। और यहाँ पर भी सेम होगा कि ईमेल का जो है वो एड्रेस इनवैलिड है या वैलिड है, और पासवर्ड जो है ना वो 6 कैरेक्टर्स जो है वो लॉन्ग होना चाहिए। ये वैलिडेशन हम लॉगिन और रजिस्टर पे लगाएंगे। अब हमने एक मिडल वेयर लगाना है यहाँ पर, और मिडल वेयर का भी हम अलहदा से फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे मिडल वेयर के नाम से, और इसके अंदर हम क्या करेंगे जी, वैलिडेटर डॉट जेएस का फंक्शन बना लेंगे। ये बेसिकली क्या करेगा हमारे पास ये एक फंक्शन क्रिएट करेगा। इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम लोग, तो वैलिडेटर बेसिकली एक मिडल वेयर है जो कि रिक्वेस्ट से जो है ना वो पहले चलेगा, यानी सर्वर रिक्वेस्ट जब हम सर्वर पे इनपुट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से, तो इससे पहले कि सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे, हम उससे पहले जो है वो उसको वैलिडेट करेंगे, यानी यूज़र का जो भी डाटा हम इनपुट कर रहे होंगे, इससे पहले कि सर्वर तक वो पहुंचे और सर्वर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करे, उसी से पहले जो है ना हम लोग उसको क्या कर दें, वैलिडेट कर दें। अगर तो वो फॉर्मेट उसका करेक्ट है या एक्यूरेट डाटा है तो क्या करे, सर्वर उसको प्रोसेस कर ले, सेव करना है या लॉगिन करना है या जो भी करना है। और अगर तो वो करेक्ट फॉर्मेट के अंदर नहीं है तो क्या करे, यहाँ पर हमारे पास यहीं पर एरर आ जाए इससे पहले कि सर्वर उसको प्रोसेस कर पाए। तो ये हमने स्कीमा बनाया, बेसिकली यहाँ पर हमने सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कि हमारा डाटा जो है ना उसकी वैलिडेशन किस तरह की होनी चाहिए, जिसमें हमने सिंपली क्या किया है, स्ट्रिंग लगाई है और मिनिमम कैरेक्टर्स की यहाँ पर हमने लगा दिया है। और वैलिडेटर वो फंक्शन है जो इस स्कीमा को रन करेगा हर रिक्वेस्ट के ऊपर। यह फंक्शन बेसिकली चेक करेगा कि क्या जो हमने डाटा इनपुट किया है वो इस स्कीमा के यानी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, यानी इस स्ट्रक्चर को मैच करता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट
वैलिडेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्कीमा पास करवाऊंगा। स्कीमा क्या होगी हमारे पास ये वाली जो स्कीमा है ना, ये रजिस्टर स्कीमा या लॉगिन स्कीमा ये होगी। तो ये यहाँ से नहीं आ रही, ये हमारे पास यहाँ से पास होगी। इस पर सिंपल स्कीमा लिखेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपल मिडल वेयर के अंदर जिस तरह हम फंक्शन जो बनाते हैं, रिक्वेस्ट होती है, रिस्पॉन्स होता है, और हमारे पास नेक्स्ट का फंक्शन होता है। तो ट्राई कैच का ब्लॉक में लगाऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले तो क्या करें, स्कीमा डॉट पार्स रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नेक्स्ट। एरर आ गया है, एरर किस चीज़ का है? अच्छा जी, शायद कैच नहीं लगाया यहाँ पर, इस वजह से एरर आ रहा है। अब ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ पर, स्कीमा डॉट पार्स मतलब रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर हमने जो भी डाटा भेजा है, तो वो क्या करेगा, स्कीमा के अंदर उसको चेक करेगा, यानी उस डाटा को उस स्कीमा के साथ यहाँ पर यूज रजिस्टर या लॉगिन जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके साथ मैच करेगा। अगर तो वो मैच हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट का जो है ना वो फंक्शन चल जाएगा, यानी इससे जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वहाँ पर ये चला जाएगा। और अगर तो यहाँ पर डाटा मैच नहीं करता यानी वैलिडेट नहीं होता, तो क्या हो जाए, एरर हम लोग एक रिटर्न कर देंगे जिसका स्टेटस कोड यहाँ पर क्या होगा, 400 यानी बैड रिक्वेस्ट। और जेसॉन के अंदर हम लोग यहाँ पर मैसेज सेंड कर देंगे, और वो क्या होगा, एरर का बेसिकली मैसेज होगा। जो भी हमारे पास यहाँ पर एरर जनरेट होगा वो उसका मैसेज जो है ना वो यहाँ पर वापस सेंड हो जाएगा जेसॉन के अंदर। अब हमने बनाना है यहाँ पर एक कोर फोल्डर जिसको हम बोलेंगे कंट्रोलर्स, और यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर डॉट जेएस का एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोलर आपको पता है क्या करता है, यहाँ पर हमारे पास जो भी हम एपीआई एंड पॉइंट के अंदर जाते हैं, जैसे यहाँ पर स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्टर यूज़र का पेज है बेसिकली, तो उसके ऊपर क्या फंक्शन चलना है, तो वो हम लोग किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, मतलब उस पर जो भी लॉजिक होती है उस एंड पॉइंट के ऊपर, तो वो हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर्स के अंदर लिखते हैं, यानी इस एपीआई के एंड पॉइंट के ऊपर कौन सा फंक्शन जो है वो चलना चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, सारा यूज़र कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे यूज़र को फ्रॉम मॉडल्स यूज़र डॉट, और इसके आगे जेएस लगा देना अगर ऑटोमेटिकली नहीं लगा। और सेकेंडली हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट, या मैं अगर इसको डायरेक्ट लिखूँ जनरेट टोकन, तो हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन के अंदर से जनरेट टोकन भी जो है वो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमें एक एक्सपोर्टेबल फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट रजिस्टर यूज़र, और ये एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा इसके अंदर। यहाँ पर हमने क्या करना है जी, ट्राई का ब्लॉक लगाना है और कैच का ब्लॉक लगाना है। तो इस तरीके से मैं ट्राई कैच का ब्लॉक लगा लूँगा सबसे पहले। और इसके अंदर अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, ऑब्जेक्ट की डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, और हम इसमें से क्या क्या चीज़ें निकालेंगे जी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी हमारे पास, जो हम डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं वो हमारे पास आएंगी रिक्वेस्ट की बॉडी से, यानी जब हम यूज़र रजिस्टर कर रहे होंगे तो रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर हम लोग क्या भेज रहे होंगे, नेम ईमेल पासवर्ड, जो कि हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, डिस्ट्रक्चर कर लिए हैं, यानी अलग अलग जो है ना वो उनको उनके रेलिवेंट वेरिएबल्स के अंदर इनको स्टोर कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जी, यूज़र एग्जिस्ट का एक फंक्शन, सॉरी
हाँ फंक्शन ही आप कह लें, चलाएंगे। अवेट होगा ये भी। और हम इसमें क्या करेंगे, यूज़र डॉट फाइंड वन, और यहाँ पर हम क्या पास इन कर देंगे, ईमेल। तो ये बेसिकली चेक करता है हमारे पास कि जब हम रजिस्टर यूज़र कर रहे हों, तो ये सबसे पहले तो चेक करेगा कि क्या ये इस ईमेल पे ऑलरेडी कोई अकाउंट रजिस्टर्ड तो नहीं है। ये फाइंड वन का मेथड हमारे पास जो है ना वो बिल्ट इन है। ये मोंगूज का जो है ना वो बेसिकली डेटाबेस को क्यूरी करने का मेथड है। क्यूरी से क्या मतलब है कि डेटाबेस के अंदर ये फाइंड करेगा कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती, यानी ऑलरेडी इस ईमेल पे अकाउंट रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये काम कर रही है। और नेक्स्ट हम एक चेक लगा लेंगे, अगर तो यूज़र एग्जिस्ट करता है यानी ऑलरेडी इस ईमेल पे यूज़र का अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एरर जो है ना वो एरर जनरेट कर देंगे, जिसका स्टेटस कोड क्या होगा, 400, यानी बैड रिक्वेस्ट या इनवैलिड रिक्वेस्ट आप कह सकते हो, क्योंकि ये इनवैलिड ही होगा ना, हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर्ड है। तो हम दोबारा करने की कोशिश करें और इसका मैसेज हम कर लेंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये हम यहाँ पर एरर जो है वो जनरेट कर देंगे। वरना क्या होगा जी, अब हम लोग क्योंकि रजिस्टर कर रहे हैं यूज़र, तो यूज़र का यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे अवेट यूज़र। ये यूज़र जो है ये हमारा ये मॉडल है जो हमने मॉडल क्रिएट किया, ठीक है। यूज़र डॉट क्रिएट, यहाँ पर क्या करेंगे जी, नेम पास कर देंगे, ईमेल पास कर देंगे, और क्या कर देंगे जी, पासवर्ड जो है वो पास कर देंगे इस तरीके से। और अगर मैं वापस से आऊँ ना अपने यूज़र मॉडल के अंदर, तो यहाँ पर आप देखें ये हमने स्कीमा जो है ना वो बनाया था, नेम, ईमेल और पासवर्ड। अच्छा जी, वापस आए यूज़र कंट्रोलर के ऊपर। और क्रिएट का मेथड बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, क्रिएट जो है वो ये जो भी डाटा हमने एंटर किया इसका डॉक्यूमेंट जो है वो डाटाबेस पे क्रिएट कर देगा। लेकिन इससे पहले क्या होगा, हमारे पास जो हमने ये मिडिल वेयर बनाया था ना यहाँ पर यूज़र के अंदर, ये वाला सेव के अंदर, ये वाला जिसके अंदर पासवर्ड हैशिंग हो रही है हमारे पास, तो इसको क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली पासवर्ड को हैश करेगा। सबसे पहले ये काम होगा, देन जो है वो ये यहाँ पर ये जो भी डाटा है वो डाटाबेस के अंदर फाइनली जो है वो सेव हो जाएगा आफ्टर दिस मेथड। ये सेव का जो यहाँ पर हमने मिडल वेयर लगाया है, क्योंकि इसमें पासवर्ड हैशिंग हो रही है, देन जाके ये डाटाबेस के अंदर क्या करेगा जी, इसको स्टोर कर लेगा। और फिर हम लोग यहाँ पर जो टोकन है वो भी जनरेट करेंगे। यहाँ पर मैं लगाऊंगा जनरेट टोकन, और यहाँ पर हमने क्या पास करना है, अपना यूज़र डॉट, और आईडी जो है ना वो यहाँ पर हम पास कर देंगे। ये आईडी मोंगो डीबी के अंदर ऑटो जनरेटेड होती है। तो ये हमने यूज़र यहाँ से जो है ना वो क्रिएट कर लिया, जब तो इसकी एक आईडी जनरेट होगी जो कि हम क्या करेंगे, जनरेट टोकन के फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी आ रही है, और ये क्या करेगा, इसके साथ ये सीक्रेट की जो है वो अटैच कर देगा, और इसको जो है ना वो एक टोकन जो है वो प्रोवाइड हमारे पास यहाँ पर कर देगा, जिसकी वैलिडिटी 30 डेज़ के लिए होगी। देन हम लोग यहाँ पर स्टेटस कोड रिटर्न करेंगे जी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 बेसिकली क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली जब हम कोई चीज़ क्रिएट कर लेते हैं या अपडेट कर लेते हैं, तो हम वहाँ पर स्टेटस सेंड करते हैं 201 का। तो और यही चीज़ फिर मैं जेसॉन के अंदर जो है ना वो वापस सेंड भी करूँगा क्लाइंट साइड पे फॉर डिस्प्लेइंग पर्पज़ या किसी भी पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर जो आईडी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, यूज़र डॉट आईडी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा जी, नेम, यूज़र डॉट नेम, और फिर हमारे पास होगी ईमेल, यूज़र डॉट ईमेल, और एट दी एंड हम यहाँ पर टोकन भी जो है वो सेंड कर देंगे स्टेटस में। वरना अगर कोई एरर आ जाता है तो उसका सिंपल फिर ये है, हम स्टेटस कोड 500 लगाएंगे, और ये इंटरनल किसी भी एरर के लिए जो है ना वो हम 500 का स्टेटस कोड जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो मैसेज यहाँ पर क्या होगा जी, एरर
जो भी आया और डॉट मैसेज। ये तो होगा हमारे पास रजिस्टर यूज़र का फंक्शन। उसके बाद क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर ये हमारे पास किस एपीआई मेथड के ऊपर चलेगा, ये हमारे पास पोस्ट के मेथड के ऊपर चलेगा। और एंड पॉइंट क्या होगा इसके पास, इसका हमारे पास रजिस्टर एंड पॉइंट होगा। यानी रजिस्टर पेज पे जब हम फ्रंट एंड के अंदर रजिस्टर पेज पे जब हम लोग डाटा वगैरह एंटर करेंगे तो वो किस एपीआई के एंड पॉइंट को हिट करेगा, वो रजिस्टर के एपीआई के एंड पॉइंट को हिट करेगा, जिसके अंदर ये फंक्शन जो है वो चल रहा होगा, जो कि हमने ये कंट्रोलर फंक्शन बनाया है। एक और मेथड क्रिएट करते हैं जी। अब ये होगा लॉगिन यूज़र का, एसिंक्रोनस होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई और कैच का ब्लॉक यहाँ पर भी लगाएंगे हम। और यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ क्या चीज़ें डिस्ट्रक्चर करनी है रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर से, ईमेल और पासवर्ड। रिक्वेस्ट की बॉडी से ये चीज़ें हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, यही जो एरर है ना यहाँ पर हम लोग इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। अब हमने यहाँ पर बेसिकली चेक ये करना है कि ये लॉगिन कर रहे हैं ना अब हम लोग, तो यहाँ पर हमें बेसिकली यूज़र चाहिए। अब हम लोग ये नहीं चेक कर रहे कि यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब चूंकि हम लॉगिन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यूज़र चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, वेट यूज़र डॉट फाइंड वन ईमेल, ये सिंपल वही जो है ना हमारे पास यहाँ पर लॉजिक लग जाएगी। लेकिन क्या होगा, जो भी डाटा होगा हमारे पास वो आके किस में स्टोर हो जाएगा, यूज़र के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यूज़र एंड अवेट यूज़र डॉट मैच पासवर्ड। तो अब ये क्या करे जी, अगेन यहाँ पर हम टोकन जनरेट करेंगे लॉगिन के दौरान। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स क्या सेंड कर देंगे, इसी रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और क्या कर दूँगा जी, पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर अब स्टेटस कोड जो है वो हमारे पास, एक मिनट, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पर सिर्फ जेसॉन सेंड करना है। यानी जो भी डाटा है हमारे पास हमने लॉगिन के थ्रू इसको लॉगिन के थ्रू गेट किया, यहाँ पर हम लोग सिर्फ उसको जो है ना वो यहाँ पर वापस जो है वो सेंड कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर आईडी, नेम, ईमेल और टोकन जो है वो हम लोग सेंड कर रहे हैं। वरना एल्स क्या कर दे, यहाँ पर स्टेटस कोड एरर कोड बेसिकली आ जाएगा। एरर कोड हमारे पास अब क्या आएगा, इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए जी, 401। और मैसेज यहाँ पर क्या करूँगा मैं, डिस्प्ले इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। यानी डेटाबेस के अंदर हमने ये यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या हो गया, अनऑथराइज्ड का हमने यहाँ पर, या अनऑथेंटिकेटेड का जो है ना वो यहाँ पर एरर कोड जनरेट कर दिया। और मैसेज हमने क्या दे दिया, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। वरना कैच के अंदर हमने क्या करना था, यहाँ पर इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर भी जो है ना वो कैच के अंदर यही एरर जो है वो हमारे पास वापस से दोबारा आ जाएगा। अच्छा जी, लॉगिन यूज़र के अंदर यहाँ पर सिंपल सा काम किया हमने। सबसे पहले तो ये जो कॉन्स्ट यूज़र है, हमने सबसे पहले तो यूज़र को फाइंड किया कि ये ईमेल जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, करती है, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर हमारे पास यूज़र के अंदर वो सारी चीज़ें स्टोर करवा दी। सेकेंडली हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो यूज़र हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो हमने चेक किया यहाँ पर इस तरीके से लगा के, और एंड लगाया। एंड क्या करता है, ये दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ में ट्रू होनी चाहिए, और नहीं है ये एंड है, तो ये दोनों ट्रू होंगी तो ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी। और यहाँ पर हमने एक और एक चेक लगाया और इसने ये क्या किया, यहाँ पर यूज़र डॉट मैच पासवर्ड। अब मैच पासवर्ड आपको याद होगा, मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक मेथड बनाया था इस यूज़र मॉडल के अंदर मैच पासवर्ड का। तो मैच पासवर्ड यहाँ पर क्या कर रहा था,
कंपेयर कर रहा था कि जो यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया है और जो हमारे पास हैश्ड पासवर्ड है उसको आपस में क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर लॉगिन के अंदर भी ये क्या कर रहा है, जो भी पासवर्ड हमने यहाँ पर एंटर किया है लॉगिन के टाइम पे, तो वो यहाँ पर आ रहा है, किधर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आया एंटर पासवर्ड में, और ये कंपेयर के मेथड ने उन दोनों को आपस में क्या किया, कंपेयर किया। अगर तो मैच होगा तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा। तो जब ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा तो ऑब्वियसली ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी और ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा। यहाँ पर अगेन हमने टोकन जनरेट किया और उसके बाद ये रिस्पॉन्स जो है वो वापस क्लाइंट की तरफ सेंड कर दिया। वरना हमारे पास क्या एरर आ जाएगा, अगर तो पासवर्ड मैच नहीं होता या हमारे पास हमने ईमेल जो डाली है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। वरना कोई भी अगर इंटरनल एरर आ जाता है तो वो हम लोग कैच ब्लॉक के अंदर पकड़ लेंगे। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट प्रोफाइल एसिंक्रोनस फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन मैसेज प्रोफाइल राउट वर्क्स। यूजर रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो गेट प्रोफाइल सिंपली बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ये हमारे पास जो गेट प्रोफाइल का मेथड है ये सिंपली यूज़र प्रोफाइल जो है ना वो हमारे पास वापस से सेंड बैक कर देगा जब हम लोग ऑथेंटिकेटेड होंगे, यानी जब हमने लॉगिन किया हुआ होगा। तो ये सिंपल हमारे पास ये वाला मेथड है। अच्छा जी, मिडल वेयर के अंदर अब दोबारा से आएंगे और यहाँ पर एक और मिडल वेयर बनाएंगे, ऑथ मिडल वेयर डॉट जेएस। अच्छा जी, ऑथ मिडल वेयर के अंदर हमने जो कोर लॉजिक है ना हमारी ऑथेंटिकेशन की जेसॉन वेब टोकन की, वो हमने सारी यहाँ पर जो है ना वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट JWT फ्रॉम जेसॉन वेब टोकन, इम्पोर्ट यूज़र फ्रॉम मॉडल्स यूज़र डॉट जेएस। यूज़र का यू कैपिटल होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने एक फंक्शन बनाना है प्रोटेक्ट के नाम से, जो कि होगा अच्छा ये कॉन्स्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, हम लोग जो भी रिक्वेस्ट करेंगे ना उसके हेडर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑथराइजेशन का टोकन भेजेंगे। पोस्टमैन में अगर हमने आपको याद हो, हमने वहाँ पर जो है ना वो एक टोकन जो है ना वो बेयरर टोकन जो है वो सेट किया था रिक्वेस्ट के हेडर के अंदर। ऑथराइजेशन के अंदर हमने एक टोकन जो है ना वो सेटअप किया था। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, जो टोकन है ना हमारे पास हेडर के अंदर जो भी हम भेज रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर क्या कर देगा, सेव कर देगा। और अगर तो ये टोकन जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर तो वो टोकन जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता इस ऑथराइजेशन के अंदर यानी इस हेडर के अंदर, तो वो क्या कर लेगा, यहाँ पर इफ के चेक के अंदर रिटर्न कर देगा स्टेटस कोड किस चीज़ का, 401 का, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस का। और जेसॉन में हम मैसेज क्या सेंड कर देंगे, मैसेज नो टोकन और
अनऑथराइज्ड, ठीक है। और फिर हम लगाएंगे जी ट्राई कैच का ब्लॉक। इसके अंदर जो है ना वो वेरिफिकेशन होगी इस टोकन की जो हमने यहाँ पर हेडर के अंदर सेंड की है। तो कॉन्स्ट डिकोडेड का एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर JWT का यूज़ करते हुए हम एक वेरीफाई का मेथड लगाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टोकन सेंड करेंगे। और इस टोकन को हम लोग क्या करेंगे जी, प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट डॉट JWT सीक्रेट, जो कि हमारी सीक्रेट की होगी, उसके साथ इसको वेरीफाई करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि टोकन को आप किससे एक्सेस कर सकते हो, अपनी इस सीक्रेट की से, जो हम अपने पास इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करेंगे। तो जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी तो वो सारा जो वो टोकन जो है वो इस वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है, इसमें हम क्या करेंगे जी, अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी। और यहाँ पर हम क्या सेंड करेंगे जी, डिकोडेड के अंदर जो हमारे पास डॉट आईडी है वो डॉट सेलेक्ट माइनस पासवर्ड। और यहाँ पर क्या कर देंगे जी, नेक्स्ट जो है वो चला देंगे। अच्छा जी, ये अब क्या कर रहा है, बेसिकली हमारे पास जब टोकन वेरीफाई हो जाएगा ना, तो हमने क्या करना होगा, यूज़र को गेट करना होगा। तो ये क्या करेगा, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, और इस टोकन के अंदर ज़ाहिर है हमने अपनी जो है वो यूज़र की आईडी स्टोर की होगी, और वो आईडी किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, आके इस डिकोडेड के अंदर। तो डिकोडेड के अंदर से हमने क्या किया, आईडी के थ्रू हमने वो यूज़र को फाइंड किया, और उसके अंदर से ये सेलेक्ट बेसिकली क्या करता है, या तो इंक्लूड करता है या तो एक्सक्लूड करता है। तो चूंकि जब हमें यूज़र चाहिए तो हमें उसका पासवर्ड जो है ना वो नहीं चाहिए साथ में। तो सिक्योरिटी पर्पजेज़ के लिए हम लोगों ने क्या किया, माइनस के थ्रू उसका पासवर्ड जो है वो यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, यानी इसका पासवर्ड जो है ना वो नहीं आएगा हमारे पास सिर्फ इसकी आईडी और बाकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी, और ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हमने कंट्रोलर बनाया था तो हमारे पास ये गेट प्रोफाइल के अंदर, यूज़र के अंदर, ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र का ये जो है ना वो, यहाँ पर हमने ये इसके अंदर ये लगाया है गेट प्रोफाइल के मेथड के अंदर। तो बेसिकली जब हम यूज़र की प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो वो एक प्रोटेक्टेड राउट होगा, यानी वो सिर्फ ऑथराइज्ड और ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही उस तरफ उस तक जा सकता है। तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, वो हम इस प्रोटेक्ट के मेथड के थ्रू करेंगे। और जब हमारे पास टोकन वेरीफाई हो जाएगा तो वो हमारे पास यूज़र जो है ना वो रिटर्न कर देगा, जिसके थ्रू हम उस यूज़र की प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं। वरना अगर वेरिफिकेशन नहीं होती तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या एरर लगा देंगे जी, 401, यानी अनऑथोराइज्ड एक्सेस। इनवैलिड टोकन, यानी टोकन हमारे पास वेरीफाई नहीं हुआ। यहाँ पर हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर टोकन वेरीफाई नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या एरर जनरेट करें, इनवैलिड टोकन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, अब हम लोग अपने राउट्स बना लेते हैं, यानी एपीआई के एंड पॉइंट। और यहाँ पर यूज़र राउट्स के नाम से फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यूज़र राउट्स। सबसे पहले तो जी यहाँ पर एक्सप्रेस इंपोर्ट करनी है हमने। ये डायरेक्ट नहीं होता, ये पूरा पूरा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं जी, रजिस्टर यूज़र, उसके बाद लॉगिन यूज़र, और गेट प्रोफाइल जो है वो हम लोग कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं जी, यूज़र कंट्रोलर के अंदर से। ये सारे वो फंक्शंस हैं जो हमारे एपीआई एंड पॉइंट्स के ऊपर लगेंगे। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं जी, ये हम ऑथ मिडलवेयर के अंदर से कर रहे हैं। इंपोर्ट वैलिडेट, ये हम इधर से इंपोर्ट कर रहे हैं। और
एट दी एंड हमारे पास होगा जी रजिस्टर स्कीमा और लॉगिन स्कीमा। यहाँ पर ये डॉट जेएस अक्सर ये नहीं लगाता, तो ये आपने खुद से लगा लेना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जी, राउटर क्रिएट कर लेंगे एक्सप्रेस डॉट राउटर का यूज़ करते हुए। ये चीज़ ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट की हुई है। और यहाँ पर राउटर के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे जी, सिंपल मेथड्स जो है ना वो लगा देंगे, यानी राउटर डॉट पोस्ट। जब स्लैश रजिस्टर करेंगे हम, यानी इस एपीआई एंड पॉइंट के अंदर आएंगे, तो मेथड हमारा क्या होगा, पोस्ट का होगा। और यहाँ पर अब यहाँ पर हम ना दो फंक्शंस लगा रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्या चलेगा जी, वैलिडेट का फंक्शन चलेगा, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, रजिस्टर स्कीमा पास करेंगे। यानी वैलिडेशन होगी हमारे डाटा की, कि डाटा हमने करेक्ट ऑर्डर में इंटर किया है, करेक्ट फॉर्मेट में इंटर किया है या नहीं। अगर तो वो फॉर्मेट में नहीं होगा, तो यहीं पर जो है ना वो हमारी रिक्वेस्ट, पोस्ट की जो रिक्वेस्ट होगी वो यहीं स्टॉप हो जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। और जब ये पास हो जाएगी, तो इससे नेक्स्ट जो हमारा एक्चुअल मेथड है रजिस्टर यूज़र का, वो चल जाएगा। ये क्या हो गया, तो पहले क्या करेगा जी, वैलिडेशन होगी, देन हमारे पास जो है ना वो यूज़र रजिस्टर होगा। तीन और बना लेता हूँ, दूसरा भी पोस्ट का ही है। पोस्ट में हम क्या करेंगे जी, लॉगिन करेंगे, और यहाँ पर हम लॉगिन स्कीमा सेंड कर लेंगे और लॉगिन यूज़र। और एट दी एंड हमारा गेट का मेथड होगा, जब हमने सिंपली यूज़र की प्रोफाइल लेनी होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, प्रोफाइल। और यहाँ पर अब हमने डाटा नहीं वैलिडेट करना, हमने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, प्रोटेक्ट का मेथड जो है ना वो लगाना है। यानी ऑथराइज्ड भी है यूज़र इस राउट को एक्सेस करने के लिए या नहीं, तो हमने यहाँ पर प्रोटेक्ट का मेथड लगाया जो हमने यहाँ डिफाइन किया है। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, गेट प्रोफाइल का मेथड लग जाएगा, और इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। इस सबको क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। एट द एंड हम सर्वर डॉट जेएस के अंदर आएंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले तो इंपोर्ट यूज़र राउट्स फ्रॉम बैकएंड जी, बैकएंड के अंदर सॉरी, यहाँ से आना है राउट्स के अंदर, और ये जो यूज़र राउट्स डॉट जेएस है यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। और ऐप डॉट यूज़ ये मिडल वेयर लगा लेंगे यहाँ पर, ऐप डॉट यूज़ स्लैश एपीआई स्लैश यूज़र्स, और आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर यूज़र राउट्स लग जाएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या है जी, अब हमने कंप्लीट जो है ना वो फ़िलहाल के लिए बैक एंड की फंक्शनैलिटी जो भी हमारे पास है ना यूज़र को रजिस्टर और लॉगिन करने की, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो फ्रंट एंड रहता है, और टाइम हमारा ज़्यादा हो गया है, 1 घंटा 8 मिनट चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया है। तो वो जो है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।